चलो बुला लो सबको 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 बुला लो इधर आसपास जो खड़े हैं। हाँ जी बताइए, ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? यस या नो? ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही है? क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, सम टेक्निकल इशू आर गोइंग ऑन। कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं इंटरनेट कनेक्शन में। क्या मेरी आवाज़ वहाँ तक क्लियर एकदम जा रही है? बताइए सब लोग, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सब लोग? क्लियरली मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही है? हाँ जी, हाँ ठीक है। नहीं कोई इशू नहीं है सर, हम शुरू कर देते हैं अभी। ठीक है, चलिए बुला लाइए सबको फटाफट। ऐड होइए, जितने भी आसपास हैं आपके बुला लाइए। ठीक है, कोई है क्या आसपास? कोई दिख रहा है? देखो नहीं, मत देखो, रहने दो, आ जाओ इधर। ठीक है। हाँ हाँ, क्या ग्रुप पे मैसेज आ गया? ठीक है, एक्चुअली ग्रुप पे मैसेज गया होगा ना आपके कि अभी टेक्निकल इशू है। कोई बात नहीं, ये अभी है, 10 से 15 मिनट में हम करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, कितना मिनट का आया उस पर? 60 मिनट का? 60 मिनट? अरे नहीं नहीं, ठीक है। 25 मिनट, 25 मिनट, 10 मिनट का देता हूँ टाइम सर। 10 मिनट डाल दो, बोलो ज्वाइन द सेशन, बोल दो ज्वाइन द सेशन, ऐसा बोल दो आप। नहीं नहीं पता नहीं, बोल दीजिए ज्वाइन द सेशन इशू रिजॉल्व। बोल दीजिए कि ज्वाइन द सेशन इशू रिजॉल्व, ऐसा बोल दीजिए। ठीक है, 2 मिनट रुकिए थोड़ा सा, ये जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है ये सॉल्व हो जाए, है ना? ये जो मिसकम्युनिकेशन है 1 घंटे वाला, आधे लोग तो भाग ही गए होंगे, है ना, 1 घंटे देख के। ठीक है ना? 1 घंटे का ब्रेक मिल गया है? नहीं मिला है? अच्छा, तुम्हें नहीं मिला, कोई बात नहीं। किसी किसी को तो मिल गया 1 घंटे का, बट 1 घंटे का नहीं है। ठीक है, मैं आ गया हूँ, सब लोग ज्वाइन होइए। ठीक है, फटाफट ज्वाइन होइए। टेस्ट ऑन ब्रेक्स, फटफट ज्वाइन होइए। क्या था एक्चुअली कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन चला गया था, बट किसी भी तरीके से इंटरनेट कनेक्शन आ गया। अब वापस से नहीं चला जाए, इसलिए इसको पकड़ के रखना है। ठीक है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, समझ गए सब लोग? तो इसीलिए आपको मजबूरन पढ़ना पड़ेगा अब। चलिए आ जाइए सब लोग, करते हैं स्टार्ट। फटाफट आ जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ लेंगे सब कुछ। जो 1 घंटे का मैसेज आया वो फेक न्यूज़ है, उस पर विश्वास नहीं करें। ठीक है, जो आपके 1 घंटे का ब्रेक का मैसेज आया है वो फेक, भैया इसको भी चला दो यार, इस वाले को भी। ठीक है, वो फेक न्यूज़ है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आ जाइए फटाफट सब लोग, आइए। तो फिर मैं स्टार्ट करूं? फटाफट आइए, 25 लोग ही आए हैं, दूसरी तरफ तो आए ही नहीं है। ठीक है, दूसरी वाली बैच ने सीरियसली उस मैसेज को ले लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आइए जल्दी से आइए। 30 बच्चे हो जाएं फिर पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। 30 हो जाएं, अभी 25 हैं, 5 लोग और आ जाएं फिर करते हैं स्टार्ट। ठीक है, 25 लोग हैं, 5 लोग और आ जाएं, 30 आ जाएं तो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऋतुजा, आरती और अतुल, सुनील, नेहा, हर्षल, ठीक है, प्रियंका, मोनिका, पायल, ये सब लोग आ गए हैं। एंड थोड़े से और आ जाएं फिर करते हैं स्टार्ट। हेलो हेलो, फिर से मैसेज दे रहा हूँ। ठीक है, मैसेज ये है कि आपका कुछ टेक्निकल इशू था, इस वजह से मैसेज आया था, बट वो टेक्निकल इशू सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। ओके, हाँ जी बिल्कुल। ओके ओके, चलिए करें स्टार्ट अब। ठीक है, देखिए, अगर मैं टेस्ट ऑन ब्रिक की बात करूं तो ब्रिक पे मुझे टेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, चलिए जी करते हैं शुरू, है ना? स्टार्ट करते हैं। इधर एक लड़का नहीं आया अभी, चलो वो आएगा तो उसको बता देना। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट का नाम डालिए, दैट इज दी
डायमेंशन टेस्ट। फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास में? डायमेंशन टेस्ट। और ये डायमेंशन टेस्ट का आप आईएस कोड डाल देंगे। सभी लोग आ जाइए, हमने स्टार्ट कर दिया है पहला डायमेंशन टेस्ट। ठीक है, 12:20 वैसे भी हो गए, 20 मिनट हो ही गया है। चलिए देखिए, सुनिए क्यों जरूरत है इस टेस्ट की। चलिए देखिए, अभी ताजा ताजा मैंने आपको क्या पढ़ाया है? एस्टिमेशन पढ़ाया है, ठीक है। उससे मैंने आपको एक बात बताई है कि 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क में कितना नोज ऑफ ब्रिक होता है? 500। और ये कैसे आता है ये भी बताया था। कैसे आता है सर? ये आता है आपके पास में 1 क्यूबिक मीटर को किससे डिवाइड कर देंगे? 20 इंटू 10 इंटू 10। अच्छा, 20 इंटू 10 इंटू 10 10 कैसे हुआ? क्योंकि इसकी एक्चुअल साइज कितनी थी? 19 इंटू 9 इंटू 9। और 1 सेंटीमीटर का क्या लग गया है यहाँ पास? मोटार लग। अभी ये सब मैं कराऊंगा, नोट लिखा के लिखा दूंगा कैसे क्या होता है। तो ये जो आपके पास में 20 इंटू 10 इंटू 10 है, यही ब्रिक कब बनेगा? जब इंटू 19 इंटू 9 का रहेगा। अगर ये शेप गड़बड़ हो गया तो क्या ये 500 वाला कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा? यस या नो? बताओ। हाँ सही बात है ना। अगर आपने ब्रिक की साइज से कुछ भी ऊपर नीचे किया तो जो आपने ये स्केल तैयार की है 1 क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू 500, ये खराब हो जाएगा। और जब ये खराब हो गया, और एस्टिमेशन किसके बेस पे हुआ है? इसी बेस पे हुआ है, तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का जो आप काम कर रहे हो वही क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। समझ में आया क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके पास में 1 क्यूबिक मीटर ऑफ 500 ब्रिक्स है, और ये 500 का कॉन्सेप्ट ये था, मैंने बताया था ना याद, 1 डिवाइड में 20 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो 500 आ जाएगा। और ये 20 इंटू 10 इंटू 10 कैसे हुआ? 19 इंटू 9 इंटू 9। मतलब हमें रिजिड रहना पड़ेगा किसके लिए? 19 इंटू 9 इंटू 9। अगर इसमें अगर आपने ऊपर नीचे किया तो पूरा काम खराब हो जाएगा। इसीलिए जानकार लोगों ने क्या किया? डायमेंशन टेस्ट दिया। कौन लोगों ने? जानकार लोगों ने। ये जो डायमेंशन टेस्ट है डियर, ये होता है, अच्छा इसको कौन से कोड ने बताया है? इसको IS 1077 ने। तो वैसे जैसे मैंने आपको हमेशा से बताया है लिखने का तरीका, सबसे पहले एम लिखेंगे, है ना। तो एम 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 क्या है? टू चेक डायमेंशन ऑफ द ब्रिक्स। टू चेक डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 आप क्या चीज करेंगे सर? स्टेप नंबर 1 आप क्या करेंगे? सैंपल लेंगे। क्या लेंगे? सैंपल ऑफ ब्रिक। जो सैंपल ऑफ ब्रिक लेते हैं वो कितना होता है? 20 नोज। कितना लेंगे? 20 नोज का आप ब्रिक ले लेंगे, ठीक है। सैंपल ऑफ ब्रिक कितना ले लेंगे? 20 ले लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? नंबर 1 लेंथ चेक, है ना। लेंथ के लिए आप काम करेंगे। तो लेंथ के लिए कैसे काम करेंगे डियर? देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या चीज करेंगे आप? सबसे पहले क्या चीज करेंगे? एक ऐसा 20 मीटर की ब्रिक को आप क्या करेंगे? जमीन में लगा लेंगे। कितने? 20 मीटर। 20 ब्रिक्स को आपको क्या क्या करना है? ऐसे लगा लेना है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे कितने हो गए? 1 2 ऐसे करते 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 कितने लगा लेने हैं? 19 एंड 20। ये 20 ब्रिक्स आपको क्या करना है? पहले जमा लेने हैं। कहाँ जमा लेना है? ग्राउंड पे आपको जमा लेना है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, 20 ब्रिक्स की जो एक्चुअल लेंथ होगी कितनी होगी बताइए? अच्छा, एक ब्रिक की कितनी होगी एक्चुअल लेंथ? एल आप क्या करेंगे? इसको टेप से मेजर कर लेंगे। क्या चीज करेंगे? इसको टेप से मेजर कर लेंगे। अच्छा, आनी कितनी चाहिए? एल कैलकुलेटेड कितना होना चाहिए? एनीवन कोई बता सकता है? एल कैलकुलेटेड कितना होगा? अरे क्यों नहीं बता सकते हो? आपने इसको लेंथ वाइज लगाया है। लेंथ वाइज लगाया है, थोड़ा सा गलत हो गया। लेंथ वाइज लगा दूं पहले। हमने इसको विड्थ वाइज लगा दिया है ना। इसको लेंथ वाइज लगाना है। लेंथ वाइज लगाना है मींस व्हाट? ऐसे एक ब्रिक, उसके बाद दूसरी ब्रिक, उसके बाद तीसरी ब्रिक, और डैश 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 कहां तक? 19 ब्रिक्स, और कहां तक? 20 ब्रिक्स, ठीक है। और ये यहां से यहां तक क्या हो जाएगी? एल कैलकुलेटेड, मतलब एल एक्चुअल जो आप निकालेंगे। अब मैं आपसे बोल रहा हूं एल कैलकुलेटेड कितनी होगी?
यस, एक ब्रिक की लेंथ एक्चुअल में होनी कितनी चाहिए थी 19, ऐसे आपने 20 लगाया तो 19 इंटू 20 बोले तो वॉट 380 mm की सेंटीमीटर इतना आना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको एल एक्चुअल कैलकुलेट करोगे, वो भी 380 के आसपास होना चाहिए, अगर है तो ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा? क्योंकि एकदम वर्नियर कैलिपर से तो ये मेजर नहीं किया गया है ना, इसको तो हाथ से बनाया गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टॉलरेंस तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? टॉलरेंस। हमने टॉलरेंस मतलब आपको माफी दी, छूट दी, है ना। क्या तैयार किया हमने? टॉलरेंस तैयार किया। टॉलरेंस ऐसा तैयार किया कि L प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर। L प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर मीन्स व्हाट कि 380 में प्लस 8 कितना हो जाएगा 388 और माइनस 8 कितना हो जाएगा 372 सेंटीमीटर। इसके बीच में है तो आपकी ब्रिक क्या है? ओके। अदरवाइज आप पैसा मांगोगे कि ठीक है हम तुमको छोड़ देते हैं लेकिन मुझे पैसा दो, ठीक है, बट ऐसा करना नहीं है आपको, ठीक है। नहीं है पैसा तब कर सकते हैं, है तो बोलो कि नहीं ब्रिक वापस करो, नई ब्रिक लाओ, ठीक है। समझ गए सब लोग? अच्छा, कभी कभी कंफ्यूज ये नहीं होंगे, ये 8 सेंटीमीटर में है, mm में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 mm। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही बात आपको ध्यान रखनी है कि लेंथ में टॉलरेंस कितना गिवन दिया गया है। तो लेंथ में टॉलरेंस कितना है 8 सेंटीमीटर का टॉलरेंस। 8 सेंटीमीटर का टॉलरेंस का क्या मतलब निकलता है कि 380 का क्या हो सकता है 388 हो सकता है, और 380 का क्या हो सकता है 372 हो सकता है, लेकिन 370 नहीं हो सकता और 390 नहीं हो सकता। अगर 390 हो गया तो आपको नया ब्रिक्स क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा। ऐसे ही सेम टू सेम आप क्या कर बनाते जाइए इसको, ठीक है। ये लेंथ वाइज हो गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, विड्थ का भी चेक लगाना है, ठीक है। सेकंड नंबर क्या करना है, विड्थ का चेक लगाना है। तो विड्थ के चेक के लिए भी क्या चीज करोगे, विड्थ वाइज इसको आप जमा लेंगे। विड्थ वाइज क्या चीज करेंगे, इसको आप जमा लेंगे। और कितना ब्रिक जमाएंगे बताइए, विड्थ वाइज कितनी ब्रिक 20 ब्रिक्स, 1 2 3 डैश 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 19 एंड 20। तो विड्थ में भी आपको टॉलरेंस दिया गया है, विड्थ में भी आपको क्या चीज दिया गया है, टॉलरेंस दिया गया है। और कितना टॉलरेंस दिया गया है, W प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर का। कितना दिया गया है, W प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। और ऐसे ही सेम टू सेम आपको हाइट के लिए भी क्या किया गया है, काम किया गया है। तो थर्ड नंबर बना लीजिएगा हाइट के लिए। तो हाइट के लिए क्या चीज करेंगे, हाइट के लिए भी टॉलरेंस कितना है, डायरेक्ट टॉलरेंस लिख लीजिएगा। हाइट के लिए भी जो टॉलरेंस की बात की गई है H प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर। तो विड्थ और हाइट दोनों के लिए टॉलरेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, और लेंथ के लिए टॉलरेंस कितना है 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया सबको? चलिए जी, यहां तक बात सबको समझ में आती है, इसको नोट करिए। और नेक्स्ट नंबर टेस्ट बनाइए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, यानी WAC टेस्ट है ना। नेक्स्ट नंबर बनाइए WAC टेस्ट। जैसे नंबर 1 बनाया था डायमेंशन टेस्ट, वैसे ही नंबर 2 बनाइए WAC टेस्ट। इसको लिख लीजिए पूरा पहले अच्छे से। तो क्या एग्जाम में क्या याद रखना है, किस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे आप, टॉलरेंस को, ठीक है। टॉलरेंस को आप क्या करेंगे, हाईलाइट करके रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर बात करेंगे अब हम, दैट इज दी सेकेंड नंबर, उसको आप बोलते हैं क्या, WAC टेस्ट। अगर आप WAC टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसको आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। WAC मीन्स वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी टेस्ट, है ना। इसको आप कर सकते हैं 24 आवर्स, इसको आप कर सकते हैं 24 आवर्स इमर्शन टेस्ट, 24 आवर्स इमर्शन टेस्ट। और क्या कर सकते हैं सर, 5 आवर बॉइलिंग टेस्ट। क्या कर सकते हैं, 5 आवर बॉइलिंग टेस्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से समझेंगे इसको, कि दोनों टेस्ट क्या, कभी कभी यही पूछ लेता है कि WAC टेस्ट करने के लिए कितनी मेथड्स है। तो कितनी मेथड्स है सर, 2 मेथड है।
एक क्या है 24 आवर्स इमर्शन टेस्ट, दूसरा क्या है 5 आवर्स बॉइलिंग टेस्ट। इसमें हम क्या चीज करते हैं सर, इसमें हम करते हैं ब्रिक का सैंपल लेते हैं। क्या करते हैं, ब्रिक का सैंपल लेते हैं, और वो ब्रिक का सैंपल कितना होता है 25 नोस, ठीक है। कितना ले लेते हैं 25 नोस आप क्या करेंगे ब्रिक के सैंपल को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको आप ब्रिक के नोस को 25 ले लेंगे। इसके बाद आप इसको इसका वेट ले लेंगे, इसके बाद नहीं, इसके बाद इसका ओवन ड्राई करवा देता हूँ। इसके बाद आप क्या कर लेंगे, इसका ओवन ड्राई कर देंगे कितने टेम्परेचर पे 10 प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ओवन ड्राई करने के बाद इसका आप वेट ले लेंगे कितना W1 kg। उसके बाद क्या करेंगे, इसको आप इसको रख देंगे वाटर बकेट में। कहाँ रख देंगे, वाटर बकेट में रख देंगे। और कितने घंटे के लिए, इसको आप रख देंगे 24 घंटे के लिए पानी में रख देंगे, एट द रेट फॉरवर्ड 24 आवर्स के लिए रख देंगे। उसके बाद क्या चीज कर लेंगे आप डियर, उसके बाद आप क्या कर लेंगे, तुरंत इसका वेट ले लेंगे। फिर इसका आप क्या ले लेंगे, आफ्टर टेस्ट क्या करेंगे, आफ्टर टेस्ट क्या करेंगे, इसका वेट ले लेंगे कितना W2 kg। जब W2 kg वेट ले लेंगे तब आपको कैलकुलेट क्या करना है WAC। तो WAC क्या होगा, जैसे देखो ध्यान से सुनो, इस तरफ देखो 5 किलो था, और आपने जब इसको ड्राई जब आपने शुरू में लिया तो कितना था 5 kg है ना। अब पानी में रख दिया तो कितना हो गया 8 kg। तो बताओ 3 kg क्या हो गया वाटर। कैसे पता किया आपने, 8 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पास क्या क्या हो जाएगा W2 माइनस W1। अब बात यहाँ आके फंसती है कि W2 से डिवाइड करूं कि W1 से डिवाइड करूं। चलिए बताइए किससे करेंगे, आपके लिए क्वेश्चन है। W2 से डिवाइड करूं कि W1 से डिवाइड करूं, परसेंटेज निकालना है। तो बताइए W1 से डिवाइड करें कि W2 से डिवाइड करें। W1 से, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। W1 क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। W2 तो चेंज होता रहेगा ना, पानी कितना एब्जॉर्ब किया कितना नहीं। तो हमेशा क्या रखेंगे W1, या मैं इसको क्या लिख देता हूँ, हमेशा ड्राई से डिवाइड करेंगे। बस इसको जमा लीजिए। उसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ भी वही चीज होगा। क्या लेंगे आप, यहाँ भी आप क्या लेंगे, ब्रिक सैंपल लेंगे। और ब्रिक सैंपल को आप क्या चीज करेंगे सर, 5 आर कहाँ रख देंगे, बॉइलिंग टब में रख देंगे। 5 आर कहाँ रख देंगे, बॉइलिंग टब पे रख देंगे। उसके बाद 16 आवर्स इसकी कूलिंग करेंगे। 16 आवर्स कहाँ लगेगा इसकी कूलिंग में, एट द रेट किस पे, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे क्या करना है, इसकी कूलिंग करनी है। उसके बाद आप क्या ले लेंगे, W2 kg वेट ले लेंगे, और यही WAC का फॉर्मूला रहेगा। क्या दोनों से अलग अलग रिजल्ट आएगा, क्या नहीं, दोनों से रिजल्ट क्या होगा आपके लिए सेम आएगा। ये आप ध्यान रखेंगे, चाहे पहला कीजिए चाहे दूसरा कीजिए, दोनों से रिजल्ट क्या होगा आपको सेम ही मिलेगा। इसको जमाइए जल्दी से। WAC वाटर एब्जॉर्प्शन के कोड का IS कोड लिख लीजिए यहीं ऊपर, IS 3495 पार्ट 2। इसका रिमोट है किसी के पास, इसको 2 पॉइंट कम करो, नहीं तो मैं जब भी जो बोल रहा हूं ना तो बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है। इतना करो कि अच्छा लगे, इतना भी मत कर दो कि थोड़ा सा चुभने लग जाए, है नहीं। हाँ बढ़ाओ, कम नहीं करो, है ना। नहीं बहुत ज्यादा हो जाता है ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर गला बैठ जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट नंबर, इसको नोट करिए। 22 पे है ना, तो 24 पे कर दो। 20 पे था, 22 पे कर दिया, हाँ 23 पे कर दो बस, हाँ। चलिए नेक्स्ट नंबर लिखिए अब, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। नेक्स्ट नंबर लिखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, चलिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में लिखिए, आगे ब्रैकेट बना लीजिए IS कोड 3495 पार्ट 1।
सबका आईएस कोड आपको टॉप में ही लिखना है हमेशा, ठीक है। 3495 पार्ट 1, ठीक है। चलिए लिखिए, इसमें कैसे करेंगे, करें स्टार्ट। ये हो गया सबका ये वाला। WAC टेस्ट हुआ किसी को डाउट तो नहीं है? WAC टेस्ट हुआ ना सबका? यस। चलिए क्वेश्चन क्या पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द WAC टेस्ट। आपको 24 नहीं लिखा रहेगा, 5 आर लिखा रहेगा, तब भी वो सही है, ठीक है। तो 5 आर वाला भी सही है और 24 वाला भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बोथ आप टिक लगा के आएंगे, वहां नीचे लिखा रहेगा बोथ वाला। ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट नंबर 3 क्या है आपके पास में? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। आईएस कोड कौन सा है भाई साहब? 3495 कौन सा? पार्ट 1। चलिए ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से सैंपल लेंगे। देखिए ध्यान से, सैंपल लेंगे कितना, किसी को पता है? सैंपल लेंगे 6 ब्रिक्स ऑफ नोज। चलिए बताऊं, ब्रिक्स लेंगे कितना? ब्रिक्स लेंगे कितना? 6 नोज, ठीक है। और इसका आप प्रिपेयर करेंगे स्पेसिमेन। इसका आप तैयार करेंगे क्या? स्पेसिमेन। और वो स्पेसिमेन कैसा होगा? 2 ब्रिक्स को अलग करके, 2 ब्रिक्स को क्या, मोटार से बना के, मतलब 2 ब्रिक्स को किससे पैक कर देंगे आप? मोटार से पैक कर देंगे, ठीक है। मोटार मतलब सीमेंट सैंड के रेशियो से, ठीक है। और ऐसा कितना स्पेसिमेन तैयार होगा बताइए? कैसे? 3 तैयार होंगे ना, 2 का 1 है, और 6 ब्रिक्स थी तो कितनी स्पेसिमेन तैयार होगी? 3 स्पेसिमेन यहाँ से तैयार हो जाएगा। क्लियर? डन। इसके बाद इन सारे सैंपल्स की आप क्या करेंगे? सफिशिएंट डेज क्यूरिंग कराएंगे, ठीक है। इसकी आप क्या कराएंगे? क्यूरिंग कराएंगे। और क्यूरिंग कराने के बाद इसको आप ले जाएंगे टेस्टिंग मशीन में। कहाँ ले जाएंगे? टेस्टिंग मशीन में। और टेस्टिंग मशीन सबको पता है, इसका नाम क्या है? UTM। UTM मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है। ओके डन। अब ये मशीन को मैं एक मतलब लाइन डायग्राम बनाता हूँ सिर्फ समझने के लिए, ऐसा कुछ इसका रेवलेंट डायग्राम है नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको समझ में आ जाए इसलिए हम इसको ऐसा बनाते हैं, ठीक है। कि नहीं सर मैं तो कॉपी में ऐसा बनाया था, मेरे को ऐसा दिख नहीं रहा है, कैसे कैसे करूँ मैं? सर मान लूँ क्या यही वाला, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास में? लोड है P, है ना। और यहाँ ऐसे गेज लगे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ एक लीवर लगा रहता है। और ये क्या है आपका? स्पेसिमेन है। सिर्फ समझने के लिए कि हाँ ऐसा होता होगा, स्पेसिमेन, ठीक है। अब देखिए क्या होगा। अब इसके ऊपर आप लोडिंग लगाओगे, ये ब्रिक का स्पेसिमेन रखा हुआ है, लोडिंग कितने की है यही ध्यान में समझना है। लोडिंग रेट कितना है? 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट। ये आपको ब्रह्मास्त्र जैसा रट लेना है। इस आप अगर लोडिंग रेट से इस पे लोड लगाओगे तो लगते ये टूट जाएगा। यस, बिल्कुल ये टूट जाएगा। तो टूटने के बाद आपको क्या कमेंट करना है सर? रिजल्ट के बारे में कमेंट करना है। तो रिजल्ट क्या है? एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसिमेन, है ना। एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसिमेन शुड नॉट deviate 20% ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। तो रिजल्ट कितना है सर जी? 20% से ज्यादा स्ट्रेंथ डेविएट नहीं करना चाहिए। लिख लीजिए, जमा लीजिए इसको जल्दी से। इसके बाद डालेंगे वारपेज टेस्ट। बस हम 10-15 मिनट में खत्म करने वाले हैं सब्जेक्ट, है ना। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सीमेंट। पहले रिवीजन करेंगे पूरा, उसके बाद सीमेंट करेंगे, ठीक है। अगर सीमेंट खत्म हो गया, टिम्बर खत्म हो गया तो समझिए बहुत जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है ये, बस समझने भर का फेर है, ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक हो गया क्या? तो 4th नंबर बना लीजिए फिर, दैट इज दी वारपेज टेस्ट। वारपेज
WARPAGE वारपेज टेस्ट IS कोड 3495 पार्ट 4। ठीक है, जिनका हो गया वो बनाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। वेट 25 से कि 20, 3495 पार्ट 4, 3495 पार्ट 4। ठीक है, हो गया सबका, बढ़े प्रोसीड करें इसको। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया क्या, बताइए यस या नो। इधर 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 सारिका, प्रेरणा, शिवानी, नेहा एंड फिर से शिवानी, सबका हो गया। ठीक है जी, फोर्थ नंबर देखिए क्या कहानी है। फोर्थ नंबर कहानी की किसकी है, वारपेज टेस्ट की। क्या मैडम, मैसेज को सीरियसली ले लिया था क्या, नहीं लेना था, है ना। ठीक है, वारपेज टेस्ट है ना। वारपेज टेस्ट का कोड क्या है, IS 3495 पार्ट 4। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं रिवीजन कराऊंगा तो समझ लीजिएगा। ठीक है, वारपेज टेस्ट देखिए क्या कहानी है। वारपेज टेस्ट में हम क्या करते हैं, सुनिए ध्यान से। एक अभी पीछे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था कि आप जो है ग्राउंड मोल्डिंग को शिफ्ट कर दिए थे टेबल मोल्डिंग में। क्यों 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 शिफ्ट किए थे बताइए। बिकॉज ऑफ दैट इसका जो सरफेस था वो फ्लैट नहीं था, अंडुलेटेड था। सही बात है। फ्लैट करने की रिक्वायरमेंट क्या है पहले ये समझो, तब जाके तुम्हारे दिमाग में चलेगी कि ऐसा टेस्ट क्यों क्यों बनाया गया। फ्लैट ब्रिक के सरफेस को फ्लैट रखने की क्यों रिक्वायरमेंट है, बॉन्ड अच्छा बने उसके लिए तो मोटार अच्छा यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बताइए, ये जो सरफेस है एकदम फ्लैट होना चाहिए, इसके पीछे की क्या स्टोरी है। इसके पीछे की स्टोरी थोड़ा बताता हूं, तब आपको इस टेस्ट का मतलब समझ में आएगा कि आखिर क्यों इस टेस्ट को बनाया गया। देखिए ध्यान से समझिए। आप इस ब्रिक को कहां यूज करेंगे, इस ब्रिक को यूज करेंगे ब्रिक मैसनरी में। सही बात है क्या। चलिए देखिए, थोड़ी सी बातें आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं ना, चीजों को सीख रहे होते हैं तो बहुत कायदे से सीखना चाहिए, ताकि क्या हो कि फ्यूचर में कभी भी अगर प्रॉब्लम आए तो उसको आप इंटरप्रिटेट कर सकें। ठीक है, देखिए क्या कहानी है। ये ब्रिक वर्क हमने बना दिया। ठीक है, अब ये ब्रिक वर्क क्या करता है, इसके ऊपर की जो लोडिंग होती है, ध्यान से समझेंगे सब लोग, इसके ऊपर की जो लोडिंग होती है इसको ट्रांसफर कर रहा होता है। ठीक है, जो भी लोड होता है, डेड लोड, लाइव लोड, या आपके पास में स्ट्रक्चरल लोड, या खुद का सेल्फ लोड, ऐसा भी हो सकता है। ब्रिक का खुद का सेल्फ वेट भी हो सकता है। ये लोड को क्या कर रहा होता है, यहां से ये ट्रांसफर कर रहा होता है। यस, ये ट्रांसफर कर रहा होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारा एम ये होता है कि ये जो ज्वाइंट है इस ज्वाइंट के ऊपर ओवरलैप ना कर जाए। पहली बात यही सिखा दे रहा हूं, ताकि ब्रिक मैसनरी में दोबारा मेहनत ना करना पड़े। ये ज्वाइंट इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा तो क्या दिक्कत होगा, ब्रेक हो जाएगा, फेलियर आ जाएगा। इसलिए कोई भी ज्वाइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि लोड ट्रांसफर जब होगा तो लोड ट्रांसफर के लिए एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है बताइए। जो भी फोर्स आ रहा है आपके स्ट्रक्चर में, डिवाइड में जो भी आपके पास क्या है, टेक्निकल टर्म्स बताइए, रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, अगर ज्वाइंट के ऊपर ज्वाइंट ओवरलैप कर जाएगा तो रेजिस्टेंस एरिया कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस एरिया कम होगा तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि गलत बात है। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात समझिए, जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि समझिए किसी भी मैनर से ये फ्लैट नहीं है, अनडुलेटेड है। ठीक है, इसको किसी दूसरी पेन से बनाता हूं मैं। किसी भी मैनर से, किसी भी तरीके से आपने गड़बड़ी कर दी और ये फ्लैट ना होके क्या है, अनडुलेटेड है, ऐसा है, तो ध्यान समझिए क्या होगा। अब इसके ऊपर लोड आएगा, यस या नो, इसके ऊपर लोड आएगा, और लोड ट्रांसफर हमेशा कांटेक्ट टू कांटेक्ट होता है। ठीक है, हमेशा, ऑलवेज टाइम। ऐसा नहीं कि लोड हवा में ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, इसको जरा और मैं बड़ा बड़ा करता हूं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ कांटेक्ट एरिया कहाँ है, यहाँ है, यहाँ क्या है, वॉइड्स क्रिएट हो गया है, फिर यहाँ क्या है, कांटेक्ट एरिया, फिर ये वॉइड्स क्रिएट हो गया, फिर कांटेक्ट एरिया, फिर वॉइड्स क्रिएट हो गया, फिर ये कांटेक्ट एरिया, फिर वॉइड्स क्रिएट हो गया। तो एक ही ब्रिक में अगर फ्लैट नहीं है तो कांटेक्ट एरिया कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कांटेक्ट एरिया क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जब कांटेक्ट एरिया रिड्यूस हो गया, इट मींस दैट जो रजिस्टिंग एरिया है वो भी क्या हो गया,
रिड्यूस हो गया। जब रेजिस्टिंग एरिया रिड्यूस हो गया, लोड कांस्टेंट है, लोड में कोई हेराफेरी नहीं हुई है, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन पर्टिकुलर सेक्शन पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो एट द लास्ट आपको क्या दिखने लग जाएगा, पूरी ब्रिक मेसनरी में क्या आ गया है, क्रैक्स आ गया। तो आपको क्रैक्स आ भी जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि क्रैक्स कहाँ से आया। ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था कि इसके पास सफिशियंट कॉन्टेक्ट एरिया नहीं था। और सफिशियंट कॉन्टेक्ट एरिया तब होगा जब ये पूरी ब्रिक क्या रहेगी, परफेक्ट फ्लैट रहेगी। इसीलिए हमने क्या किया है, एक टेस्ट बनाया है ताकि मैं पता कर सकूं ब्रिक में फ्लैटनेस है या नहीं। इतना लेवल पे जाके हमने क्या किया है, इस चीज को रेक्टिफाई किया है। ठीक है, देखिए फिर क्या करते हैं हम, क्या हुआ, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है ये। ठीक है, देखिए कैसे क्या किया है। अब हमने क्या किया है, इसी चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक क्या किया है, इंस्ट्रूमेंट बनाया है। ये इंस्ट्रूमेंट भी आपने देखा है मार्केट में। ठीक है, देखिए कैसे होता है ये इंस्ट्रूमेंट। ये कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, और इस पे क्या होती है, यहाँ रीडिंग्स लगी होती हैं। ठीक है, क्या रहता है इस पे, यहाँ रीडिंग्स लगी होती है। और ये रीडिंग्स की जो ग्रेजुएशन है, ये कितना है, 0.5 mm का ग्रेजुएशन मतलब जो रीडिंग वहां बनी हुई है। ठीक है, वो इतना है। ये देखा है कहीं आपने, इसको आपने देखा है, पता है जब आप मॉल में शूज लेने जाते हो तो बगल में एक नहीं रखा रहता है, यस, ऐसा स्लैंट हाइट का रखा रहता है, उस पर आप पैर रख के पता कर सकते हो कि आपके पैर की लेंथ कितनी है या किस साइज का आपको शूज लगेगा। सेम टू सेम वही है, समझो कॉपी पेस्ट है वही का। तो ये क्या है, यहाँ इसकी रीडिंग रहती है सेम ऐसा, एक क्या है, स्टील प्लेट का होता है, क्या होता है, एट द रेट फॉर, ये किसका बना होता है, स्टील प्लेट का बना होता है। ठीक है, इसके ऊपर आप क्या चीज करेंगे, अपने ब्रिक्स को रख देंगे, जो भी आपका ब्रिक का सैंपल है इसको आप यहाँ रख देंगे। अगर ब्रिक के सरफेस में आपके फ्लैटनेस की कमी है तो आपको ये रीडिंग मिलेगी, बिल्कुल फ्लैट नहीं रहेगा तो रीडिंग क्या होगी, मिलेगी। अगर परफेक्टली फ्लैट रहेगा तो रीडिंग क्या हो जाएगी, जीरो। तो आप यहां से वार्पेज टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी स्टील प्लेट। तो देखो दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो ब्रिक का सरफेस कैसा होगा, ऐसा होगा, या तो ब्रिक का सरफेस कैसा होगा, ऐसा होगा। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स जो है वो ये क्या करता है, वार्पेज पता करता है। ठीक है, तो वार्पेज टेस्ट से कितने टाइप की चीजें निकाली जाती हैं, दो टाइप की चीजें आपके पास में निकाली जाती हैं। कौन कौन सा, एक कॉनकेव वार्पेज और एक कैसा, कॉन्वेक्स वार्पेज। कॉनकेव वार्पेज एंड दैट सेकंड वर्ड इज कॉन्वेक्स वार्पेज। बनाइए इसको इतना, फिर कुछ लाइन बोलूंगा उसको आप यहाँ लिख लीजिएगा और कुछ लाइन बोलूंगा उसको आप वहां लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से सबको। ठीक है, यही पूरा इसकी गेम है और कुछ भी गेम नहीं है इसमें। और हार्ड होने के बाद बताइए क्या होगा परास जी, जब मोटार पहले तो फिल हो जाएगा, फिर जब हार्ड हो जाएगा तब जिस शेप में ब्रिक का सरफेस रहेगा वही शेप ले लेगा। यस या नो, ऐसे भी तो समझिए। कोई चीज अगर आप एंडुलेटेड सरफेस पर लगाएंगे तो हार्ड होने के बाद तो वो वही शेप अटेंड कर लेगा जो शेप का वो रहेगा एक्चुअल में। बताइए यस या नो। सही बात है ना। तो ऐसे भी समझिए कि भले आप मोटार लगा देंगे बट जो शेप है उसका ट्रांसफर करने के लिए पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट वहां तो वाइट्स रहेगा ही रहेगा, कि हार्ड होने के बाद तो वो वही वाला शेप ले लेगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ सबको। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, बन गया, लिखिए कॉनकेव वार्पेज में लिखिए। हाँ जी लिखिए, फ्लैट ब्रिक सरफेस इसमें लिखेंगे। ठीक है, कॉनकेव वार्पेज में लिखिए, फ्लैट ब्रिक सरफेस इज प्लेस्ड ऑन स्टील प्लेट, फ्लैट brick surface is placed on steel plate to measure, flat brick surface is placed on steel plate
टू मेजर कॉनकेव डेविएशन, टू मेजर कॉनकेव डेविएशन फ्रॉम स्ट्रेटनेस या फ्रॉम फ्लैटनेस। फिर से बोल देता हूं, फ्लैट ब्रिक सरफेस इज प्लेस्ड ऑन स्टील प्लेट टू मेजर कॉनकेव डेविएशन फ्रॉम फ्लैटनेस, फ्रॉम फ्लैटनेस इज नोन एज कॉनकेव वार्पेज, इज नोन एज कॉनकेव वार्पेज। ठीक है। सेकंड लिखिए कॉन्वेक्स वार्पेज, सेकंड लिखिए कॉन्वेक्स वार्पेज। इसमें लिखिए फ्लैट ब्रिक सरफेस, सेम लाइन रहेगा, ठीक है। फ्लैट ब्रिक सरफेस इज प्लेस्ड ऑन स्टील प्लेट, फ्लैट brick surface is placed on steel plate to measure convex deviation, to measure convex deviation from flatness is known as convex warpage, is known as convex warpage। क्लियर हुआ सबको? ये हो गया आपका ये टेस्ट फिनिश। अब डालिए नेक्स्ट। देखिए 5, 6, 7 एक साथ बना लीजिए ऐसे टेबल में, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। 5 नंबर डालिए कौन सा, हार्डनेस टेस्ट, ये सबको पता होगा हार्डनेस टेस्ट। और इसी के आगे 6 नंबर बना लीजिएगा टफनेस टेस्ट, जैसा पेज है आपका। और इसी के नंबर 7 नंबर बना लीजिएगा साउंडनेस टेस्ट। देखिए एक एक लाइन के हैं तीनों। तो हार्डनेस टेस्ट को कैसे रेफर करेंगे आप बताइए? ब्रिक का अगर हार्डनेस, आप तो सारा कुछ बता दिया। हार्ड मतलब क्या होता है? हार्ड मतलब व्हाट? स्क्रैचिंग, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना, लेक्चर शुरू होने से पहले। तो ब्रिक की अगर हार्डनेस चेक करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? आपको फिंगर नेल से स्क्रैच करना पड़ेगा। तो लिख लीजिए, टू चेक फ्रॉम, चेक ऐसा लिख लीजिए, हार्डनेस इज चेक्ड बाय, हार्डनेस इज चेक्ड बाय फिंगर नेल स्क्रैच, हार्डनेस इज चेक्ड बाय फिंगर नेल स्क्रैच। ठीक है। टफनेस को कैसे चेक करेंगे? हाँ, 1 मीटर की हाइट से क्या करेंगे, इसको फॉल कर देंगे। लिख दीजिए, ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 1 मीटर, ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 1 मीटर शुड नॉट ब्रेक इनटू पीसेस, ड्रॉप द हाइट ऑफ 1 मीटर शुड नॉट ब्रेक इनटू पीसेस। 1 मीटर से गिराने के बाद वो क्या नहीं होना चाहिए, इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। साउंडनेस टेस्ट में लिखिए, इसका आईएस कोड इन जनरल नहीं पूछता है, ठीक है। अगर आपको देखना है तो गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। साउंडनेस टेस्ट देखिए क्या होता है। साउंडनेस टेस्ट को कैसे पता करेंगे? हाँ, आपस में क्या करेंगे, स्टक कर देंगे तो कैसा साउंड आना चाहिए, मेटेलिक साउंड आना चाहिए। तो लिखिए, स्टक टुगेदर प्रोड्यूस मेटेलिक साउंड, स्टक टुगेदर प्रोड्यूस मेटेलिक साउंड। मतलब जब आप इसको आपस में टक्कर दो तो उसके अंदर अच्छी रिंगिंग साउंड आनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों टेस्ट बेसिकली सबको आता भी है, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ सबको। अब नेक्स्ट नंबर डालिए और लास्ट है दैट इज द एफ्लोरेसेंस टेस्ट। लास्ट नंबर जो है 8 नंबर का जो टेस्ट है, उसके बाद टेस्टिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखिए यही होता है जब आप हाई टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में बैठते हैं, ठीक है। इसीलिए बॉडी को इतना रजिस्ट करो जितनी वो सह सके, है ना, है ना। 8 नंबर क्या है आपके पास में? एफ्लोरेसेंस टेस्ट, ठीक है। एफ्लोरेसेंस टेस्ट क्या है इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, सुनिए ध्यान से, सब लोग बना लीजिए। आईएस कोड वही है, ठीक है, 3495 पार्ट 5th है शायद, है ना, ठीक है। चलिए देखिए अब बात करते हैं। अच्छा, एफ्लोरेसेंस क्या है ये सबको पता है, लेकिन अब मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं क्या है, ठीक है। अब ये क्यों है और कैसे है? अच्छा ये बताओ किस पे डिपेंड करेगा? ये ड्यूरेबिलिटी पे डिपेंड करेगा।
ये मतलब कौन से फैक्टर को अफेक्ट करेगा, स्ट्रेंथ को कि टफनेस को कि हार्डनेस को, किसी को नहीं करेगा। किसको करेगा, ये ड्यूरेबिलिटी को। मतलब आपका जो ब्रिक की जो लाइफ ऑफ स्पैन है वो कम हो जाएगी। क्या होता है अब हम समझते हैं इसमें। देखिए एकदम डिटेल में आपको बता देता हूँ, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपने अभी जो ब्रिक बनाने के लिए क्या यूज किया है, थोड़ा पीछे जाओ देखो, रॉ मटेरियल यूज किया है। यस, अगर रॉ मटेरियल यूज किया, वो भी रॉ मटेरियल कौन सा है, क्ले या सॉइल। यस, बताया था सॉइल को एस्टिमेट किया। और सॉइल में कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं जिसको आप टेक्निकली बोलते हो सोडा एंड पोटास। यस, ये सॉइल में होता ही होता है, Na2K2O7। ठीक है, ये जो है, ये जो केमिकल कंपाउंड है, इसी से तो अर्थ मिलके बनी है ना, सल्फर से, नाइट्रोजन से, सोडा से, पोटास से, इन्हीं से मिलके बनी है सॉइल। तो ये चीज तो आपके सॉइल में रहेगा रहेगा हमेशा, इसको हम अलग नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से अलग नहीं कर सकते। अलग नहीं कर सकते तो सर क्या कर सकते हैं, इनके परसेंटेज को कम कर सकते हैं। तो जिससे हम छुटकारा नहीं पाते उससे हम दूरियां बना लेते हैं, उसको भगा तो नहीं देते कि तुम क्लास से बाहर चले जाओ, तुमको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ऐसी केस में क्या करूंगा, जिससे मेरे को प्रॉब्लम है उससे मैं क्या करूंगा, अपनी दूरी बढ़ा लूंगा। तो ऐसी मुझे एल्कलीस से प्रॉब्लम है तो मैं एल्कलीस के परसेंटेज को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। यही एक ऑप्शन है। तो अब मैं क्या करूंगा, एल्कलीस तो हमेशा आपके पास में प्रेजेंट रहेगा ही। एल्कलीस समझ गए क्या क्या होता है, एल्कलीस मीन्स व्हाट, जो आपके सॉइल में अवेलेबल है सोडा एंड पोटास के सब्सटेंस। अब ये एल्कलीस क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं फॉर व्हाट, हाईली रिएक्टिव होते हैं वाटर के लिए। अगर पानी आएगा तो ये इसके साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ये सत्य बात है। तो जैसे ही आपकी जो ब्रिक मैसनरी है उसके आसपास वाटर आएगा तो ये इससे क्या करेंगे, रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। जब इससे ये रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के बाद इनका कुछ ना कुछ फॉर्मेशन होगा, क्योंकि केमिकल कंपाउंड है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो क्या करने से, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट अगर पानी से रिएक्ट करता है तो व्हाइट व्हाइट कलर का बन जाता है, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। या आप नमक की बोरी लेके जाइए किसी बरसात में, या आप कभी बरसात में नमक देखिए तो बाहर क्या बन जाता है, पूरा पूरा व्हाइट कलर की लेयर बन जाती है, देखा है आप लोगों ने इन जनरल। तो वैसे ही जैसे सोडा एंड पोटास है इसमें, तो जैसे इसमें वाटर आएगा तो ये वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, व्हाइट कलर का पीपीटी जनरेट करेगा, या व्हाइट कलर के पैचेस क्या करते हैं, ये जनरेट करते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये इनका काम ही यही है। तो देखिए ध्यान से समझिए, अगर आपके पास में ब्रिक अवेलेबल है ना, अगर आपके पास में ब्रिक अवेलेबल है, और देखो अच्छा ये कंडीशन कौन सी हो सकती है, ये कंडीशन मैं ही बता देता हूँ, वॉशरूम के ब्रिक्स। वॉशरूम में हमेशा पानी यूज कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, बाथरूम में पानी का काम है। या एलिवेटेड ब्रिक्स, जहां पानी गिर रहा है लगातार, ड्रेन के ब्रिक्स जहां लगातार पानी जा रहा है ड्रेन वगैरह में, है ना। अगर ओपन ब्रिक्स है तो इसमें हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा डियर, वाटर आएगा। ठीक है, जब वाटर के कांटेक्ट होंगे तो ये जो यहाँ के एल्कलीज हैं ये इससे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और इसके सरफेस पे क्या चीज करेंगे, व्हाइट कलर की क्या बनाएंगे, पैचेस का फॉर्मेशन करेंगे। और इसी व्हाइट कलर के पैचेस को इन टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, एफ्लोरेसेंस बोलते हैं, और कुछ भी नहीं है। ये बार बार फॉर्मेशन होगा तो इसकी जो ब्रिक है वो क्या करने लग जाएगी, डिके करने लग जाएगी। ब्रिक डिके करने लग जाएगी मतलब सड़ने लग जाएगी, खराब होने लग जाएगी। इसीलिए एफ्लोरेसेंस टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। तो अब ये कंडीशन तुरंत हो जाएगी क्या, तुरंत नहीं होगी। जैसे ऐसा नहीं कि पानी डाला फट से अरे एफ्लोरेसेंस आ गया, ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा ये होगा ओवर द टाइम, मतलब अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। पहले ब्रिक क्या हुई, पूरी गीली हो गई, फिर पूरी सूख गई, फिर से गीली हो गई, फिर से पूरी सूख गई। जब अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग होगा तब आपको ये दिखेगा। ऐसा नहीं कि बकेट में डाला देखो सर नहीं दिख रहा है एफ्लोरेसेंस, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बकेट में डालिए फिर इसको सुखाइए, फिर बकेट में डालिए फिर इसको सुखाइए, ऐसे नंबर्स ऑफ साइकिल क्या करिए आप, परफॉर्म करिए, तब जाके आपको एफ्लोरेसेंस दिखेगा। तो इसका टेस्ट भी हम ऐसे ही जनरेट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। हम क्या करते हैं इसमें, हम एक बकेट लेते हैं, ठीक है, एक बकेट लेते हैं जिसका डायमेंशन सेट करते हैं। डायमेंशन कितना सेट करते हैं, 150 mm इधर और 150 mm इधर। ठीक है, अच्छा बताओ ब्रिक की कितनी है, ब्रिक का डायमेंशन कितना है, 190 mm है, ध्यान से समझिएगा। और इसका कितना है, 150, बिल्कुल एकदम काम की बातें हैं। और 25 mm का मैं क्या भर दूंगा इसके अंदर, ब्लू है पानी पानी है ना, 25 mm का मैं क्या भर दूंगा इसके अंदर, वाटर भर दूंगा। ठीक है, इसके बाद अपनी जो लाल कलर की ब्रिक है उसको मैं यहाँ रख दूंगा। तो क्या होगा बताइए,
ये किसके कांटेक्ट में है, देखो पार्शली किसके कांटेक्ट में है, ये पार्शली एटमॉस्फेयर के, पार्शली क्लोज और पार्शली किसके, वाटर के। ऐसा हम सिस्टम जनरेट करेंगे जो रिजेंबल करे किसके, साइट के हिसाब से। ये लैब में कर रहे हो आप। उसके बाद इस साइकिल को आप नंबर ऑफ साइकिल परफॉर्म करोगे। क्या चीज करोगे, नंबर ऑफ साइकिल परफॉर्म करोगे। मतलब एक बार इसको ऐसा डुबो के रखेंगे, फिर इसको पूरा बाहर निकालेंगे, सुखाएंगे, फिर इसको डुबोएंगे ऐसा अलग अलग सरफेस से। फिर जब नंबर ऑफ साइकिल परफॉर्म कर लेंगे तो आफ्टर टेस्ट मैं क्या करूंगा, ऑब्जर्वेशन लूंगा। क्या करूंगा, ऑब्जर्वेशन लूंगा। क्या ऑब्जर्वेशन लूंगा, ये देखना बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन लूंगा कि कितना परसेंटेज ऑफ ब्रिक सरफेस के पे व्हाइट कलर का पैचेस आ गया है। मीन्स दैट देखिए, जैसे देखिए ध्यान से, ये आपकी ब्रिक थी और मैंने ऑब्जर्वेशन लिया, तो मैं व्हाइट कलर की पेन भी सिलेक्ट करूंगा इसके लिए। देखिए ठीक है, हमने देखा कि नंबर ऑफ टेस्ट करने के बाद हमारे ब्रिक के इस वाले सरफेस पे क्या हो गया है, ऐसे पैचेस आ गए हैं। इस वाले सरफेस पे यहाँ पैचेस आ गए हैं और टॉप पे ऐसे हमारे क्या क्या हो गए हैं, पैचेस आ गए। तो क्या इसकी साइज पता है मुझे, बताओ। हाँ पता है ना, क्यों नहीं पता है, ये कितने का है, 19 का, और ये कितने का है, 9 का। तो कितना परसेंटेज पैचेस है निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं मेजर करके। तो मुझे क्या करना पड़ता है, कितना परसेंटेज एफ्लोरेसेंस आया, ये ऑब्जर्वेशन लूंगा और उसके हिसाब से टाइप को मैं क्या कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा। तो मैं यहाँ क्या क्या करूंगा, एफ्लोरेसेंस देखूंगा कितना हुआ और यहाँ क्या डिसाइड कर दूंगा, उसका टाइप। जैसे नंबर ऑफ टेस्ट करने के बाद कोई पैचेस नहीं दिख रहे हैं, तो कितना कितना परसेंट है वो, 0%। और इसको आप टेक्निकली क्या बोल देंगे, नील, मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, नील टाइप का एफ्लोरेसेंस है। फिर हमने देखा कि किसी भी तरीके से बार बार करने पे कितना हो गया, 0 to 10% का हुआ। इसको मैं टेक्निकली क्या बोल दूंगा कि ये कैसा है, स्लाइड है। फिर देखा कि 10 to 50% तक हो गया, इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये कैसा है, मॉडरेट है। फिर 50 से अगर 100 है तो क्या बोल दिया इसको हमने, है ना, एक्सट्रीम है या सीवियर है, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्या है ये, सीवियर है। ठीक है, और अगर कंप्लीट ब्रिक हो गया है तो क्या बोल दूंगा मैं, क्या है ये, डेंजरस है, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। जमा लीजिए इसको अच्छे से। या 50 ज्यादा तो हैवी लिख देता हूँ, सीवियर लिखना अच्छा नहीं है, इसका टेक्निकल टर्म हैवी है, इसको 50 ज्यादा कर दीजिए। अगर 50 से ज्यादा है तो मैं क्या बोल दूंगा, ये हैवी है। ठीक है, पूरा लिखिए, ऐसे बना लीजिए, ये खत्म हो जाए पूरा। तो यहाँ से टेस्ट क्या होता है आपका, खत्म होता है। अब एक नोट पॉइंट बनाएंगे, तो ब्रिक से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसको मैं यहाँ लिखा देता हूँ, फिर डिफेक्ट बता के चैप्टर खत्म। ठीक है, क्लियर। ये वाली टेबल एग्जाम में आती है, ठीक है, इवन ये वाला एसएससी जेई में आ चुका है। ये कहाँ आ चुका है आपके, तो इसको आप अच्छे से बनाएंगे, इंपॉर्टेंट टेबल है ये। हो गया, जैसे हो जाए तो फिर आप एक क्या बनाएंगे, एक नोट करके बनाएंगे, कुछ अलग से लिखना है आपको। ठीक है, कोई टॉपिक नहीं है, कुछ नोट करके आप लिखेंगे बाहर। नोट बना लीजिए, 1 2 3 4 करके लिखते जाइए। हो गया सबका डन, यस या नो। चलिए ठीक है, नोट 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 बनाइए, लिखिए नोट नंबर 1, स्टैंडर्ड साइज या मॉड्यूलर साइज ऑफ द ब्रिक। जो एक एक नंबर के क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, वो सारे लिखा देता हूँ। ठीक है,
नोट बनाइए, नोट नंबर 1 नोट करके 1 2 3 4 करके लिखते जाइए, ठीक है। लिखिए पहला, स्टैंडर्ड साइज या मॉड्यूलर साइज ऑफ द ब्रिक। स्टैंडर्ड साइज या मॉड्यूलर साइज ऑफ द ब्रिक कितना होता है, एनीवन? हाँ लिखिए 19 बाय 9 बाय 9 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड साइज या मॉड्यूलर साइज ऑफ द ब्रिक कितना है आपके पास में, 19 बाय 9 बाय 9 सेंटीमीटर। सेकेंड नंबर लिखिए, नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक। ये कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ना, नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक। तो नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक क्या होता है, 20 बाय 20 बाय 20 बाय 10 बाय 10 है ना। तो नॉमिनल कितना हो जाएगा, जो आपके पास में ये ब्रिक था है ना, उसको ऐसे भी आप बना सकते हैं कि ये जो ब्रिक था 19 बाय 9 बाय 9 का, इसके चारों तरफ क्या लग गया, मोटार लग गया। तब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया आपके पास में नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक में। किसमें कन्वर्ट हो गया, नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। और इसकी साइज बढ़ के कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर, दैट विल कम 20। और ये कितने का हो गया, 10। और ये कितने का हो गया, 10। मीन्स दैट कितने का हो गया, ये 20 बाय 10 बाय 10 सेंटीमीटर। चलिए जमाइए इसको। थर्ड नंबर लिखिए, कन्वेंशनल साइज ऑफ द ब्रिक। यस, नेक्स्ट लिखिए कन्वेंशनल साइज ऑफ द ब्रिक। कन्वेंशनल साइज ऑफ द ब्रिक है ना, इसमें लिखिए 25 बाय 11.4 बाय 7.6। कन्वेंशनल साइज ऑफ द ब्रिक के आगे लिखेंगे व्हाट, 25 बाय 11.4 बाय 7.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लिखिए, वेट ऑफ वन ब्रिक, बताइए कितना होता है, एनीवन? एक ब्रिक का वेट कितना होता है, वेट ऑफ वन ब्रिक। एक ब्रिक को अगर आप वेट करेंगे तो कितना होगा, एनीवन, किसी को पता है? 3 to 3.5 kg, लिख लीजिए 3 to 3.5 kg। वेट ऑफ वन ब्रिक इज 3 to 3.5 kg। चलिए नेक्स्ट नंबर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्रिक कितना होता है, एनीवन, कोई बताए? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्रिक कितना होगा? ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं आपके, कहीं ना कहीं आए हुए हैं ये। कितना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्रिक का, बताइए सर कितना है, कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए, गेस मारिए कोई सा एक, 1 2 3 4 5, कितना होना चाहिए? कुछ एक डेटा दीजिए अपने हिसाब से, सोचिए, इतना पढ़ लिया, स्टोन का पढ़ लिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में जानते भी हैं, कितना होता है? तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 2, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अब लिखिए डेंसिटी ऑफ द ब्रिक्स। चलिए बताइए डेंसिटी कितनी होती है फिर, डेंसिटी ऑफ ब्रिक कितना होगा, एनीवन? डेंसिटी ऑफ ब्रिक कितनी होगी, सोच के बताइए कितना होगा। हाँ, क्योंकि देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि 2000 के अप्रॉक्स में तो होनी ही चाहिए। तो कितनी होगी ये, 6220 से लेके 1900 kg पर क्यूबिक मीटर। बना लीजिए इसको। ठीक, नेक्स्ट नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर, कौन सा नंबर है, 8। नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 क्यूबिक मीटर कितना है, नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 क्यूबिक मीटर कितना है, 500, लिख लीजिए, ठीक है। 9 नंबर ले लिखिए, हाँ एकदम सही बात है। चलिए नेक्स्ट नंबर लिखिए, इसी में है ना, नोट में ही है, रिलेशन बिटवीन, देखिए सब लोग, रिलेशन बिटवीन लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, आया हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ करा देता हूँ। देखिए क्या है रिलेशन, सबको पता है बट बता देता हूँ तो इजी हो जाता है। देखिए अगर एक नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक है, इसका विड्थ कितना होगा, 20 सेंटीमीटर,
मीटर। सही बात है, ये इसकी लेंथ है ना। L इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, चलिए बात करते हैं। अगर इसकी आप विड्थ देखेंगे तो विड्थ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, है ना। अगर इसकी हाइट देखेंगे तो ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो क्या दिख रहा है आपको, लेंथ किसके बराबर है, देखिए ध्यान से बताएं, विड्थ प्लस हाइट के बराबर है। यही चीज आपसे पूछ लेगा तो बस लिख लीजिए, लेंथ ऑफ ब्रिक इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द विड्थ प्लस, ऐसा लिख लीजिए, लेंथ ऑफ ब्रिक इक्वल टू 2 टाइम्स, लेंथ ऑफ ब्रिक इक्वल टू 2 टाइम्स width of brick plus thickness of mortar, length equal to 2 times, मतलब 10 into 10 कर दें, है ना, या 9 into 9 कर दें, 2 times width of bricks into नहीं प्लस क्या कर दूं thickness of mortar। चलिए नेक्स्ट नंबर, हाइट ऑफ ब्रिक क्या होगी बताइए, देखिए ध्यान से, हाइट ऑफ ब्रिक किसके बराबर है, यस विड्थ ऑफ ब्रिक के क्या है आपके इक्वल टू में है ये। चलिए यही इतना जमा लीजिए, फिर लास्ट पॉइंट लिखिए, डिफेक्ट ऑफ द ब्रिक। लास्ट पॉइंट लिखिए, मतलब लास्ट हेडिंग है ये, है ना, हेडिंग बनाइए लास्ट नंबर, डिफेक्ट ऑफ द ब्रिक्स, है ना, डिफेक्ट ऑफ ब्रिक्स। चलिए जितने डिफेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ कवर करना है, ठीक है, हेडिंग बनाइए डिफेक्ट ऑफ द ब्रिक्स। देखिए दो डिफेक्ट तो आप ऐसे ही बंद कर दीजिए इसको, दो डिफेक्ट तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, कैसे कैसे बता सकते हैं, एक अंडरबर्न और एक ओवरबर्न। तो लिख लीजिए, नंबर 1 अंडरबर्न और नंबर 2 ओवरबर्न, ठीक है। दो डिफेक्ट तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, पहला क्या हो जाएगा, अंडरबर्न मतलब कम जली हुई और ओवरबर्न मतलब ज्यादा जली हुई। चलिए अब हम आपसे डिस्कस करेंगे एक एक करके, लिख लीजिए ब्लोटिंग, BLOATING, ब्लोटिंग, है ना। चलिए देखिए ब्लोटिंग क्या है और कैसे है इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। ब्लोटिंग मतलब क्या होता है, फूल जाना, है ना। तो ब्रिक कब फूलेगी, देखिए ध्यान से, आपको मैंने 3 स्टेजेस बताए थे, कौन कौन सा, एक ऑक्सीडेशन और एक कौन सा डिहाइड्रेशन और एक वेट्रिफिकेशन। जो ऑक्सीडेशन था इसमें क्या हो रहा था कि सारे जो कार्बोनियस कंटेंट थे और जो सल्फरस कंटेंट थे वो बाहर निकल रहे थे। अब किसी भी तरीके से मान लो ये इसमें रह गए, किसी भी तरीके से इसमें ये रह गए, तो क्या होगा, जब ये बर्निंग में जाएगा, वेट्रिफिकेशन में जाएगा, तो ये गैसेस फिर से बाहर निकलेंगी, फिर से बाहर निकलेंगी तो गैस वहां इकट्ठी हो जाएगी, तो ब्रिक क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, है ना। तो ये किसकी वजह से होता है, कार्बोनियस एंड सल्फोरियस मैटर की वजह से होता है, ठीक है, सल्फरस मैटर की वजह से। तो लिख लीजिए, इट इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बन एंड सल्फर कंटेंट, इट इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन एंड सल्फर कंटेंट, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछता है आपसे कि ब्लोटिंग किसकी वजह से होता है, ठीक है, इट इज ड्यू टू कार्बन एंड सल्फर कंटेंट। नेक्स्ट नंबर लिखिए, ब्लैक कोर, ब्लैक कोर BLACKCORE, ब्लैक कोर, है ना। तो देखिए क्या होता है ब्लैक कोर, जैसे ही आप कभी कभी किसी जमाने में आपने देखा होगा, जब आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के पास जाएंगे ना तो बहुत ढेर सारी बाहर ब्रिक्स ऐसे पड़ी होंगी, उनको आप किसी एक ब्रिक को उठा के देखिए, जब आप उसको तोड़ेंगे ना तो अंदर ऐसे ब्लैक कलर का स्पॉट दिखेगा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, कोई एक ऐसा मटेरियल था जो वेट्रिफिकेशन में जल के राख हो गया तभी ब्लैक कलर आया। यस ऐसा है, वो कहने का मतलब राख है, राख कब आई, जब कोई चीज जल के क्या हो गई, किसमें कन्वर्ट हो गई, राख में कन्वर्ट हो गई, उसी को आप ब्लैक कोर बोलोगे। अगर यूनिफॉर्म बर्निंग होता तो सब क्या होता है, रेड कलर का होता, बट ये क्या होगा, ब्लैक कलर का इकट्ठा हो गया, इट मीन्स कोई चीज ऐसी थी जो एकदम कंप्लीटली बर्न हो गई, तो वो है आपके पास में एक्सेस विटामिन कंटेंट होगा तब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, इट इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ विटामिन कंटेंट, इट इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ विटामिन कंटेंट, ठीक है, इट इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ विटामिन कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट नंबर एफ्लोरेसेंस, ये सबको पता है, एफ्लोरेसेंस किसकी वजह से है, ड्यू टू एल्कलीज, यस एफ्लोरेसेंस लिख लीजिए, ड्यू टू एल्कलीज,
ठीक है। अब लिखिए चप्स, CHUFFS, है ना। एफ्लोरेसेंस लिखेंगे ड्यू टू एल्कलीस, एंड नेक्स्ट नंबर जो भी है उसमें आप लिख लीजिए चप्स। ठीक है, चप्स क्या होता है, कोई बता सकता है? ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो चप्स क्या है? CHUFFS, है ना। तो चप्स क्या होता है, देखिए आपको मैंने ब्रिक में बताया था एक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? बर्निंग के बाद कूलिंग की। याद आ रहा है सबको? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। तो कूलिंग आप कर रहे हो, है ना, उस वक्त क्या हो गया? रेन वाटर हो गया, तो पानी पड़ेगा उसके ऊपर। तो देखिए जैसे इन जनरल अगर मैं बात करूं, आपके घर में तवा है खाना बनाने का, है ना, रोटी बनाने की। अगर उस पे गर्म तवे पे आप पानी डालिए तो क्या होता है? एक स्पॉट क्रिएट हो जाता है। वेपर तो निकलता है, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है? उसके ऊपर पानी का निशान बन जाता है, स्पॉट्स बन जाते हैं, है ना, वाटर के। यही प्रॉब्लम यहाँ भी होगा। आप ब्रिक के ऊपर इसे गर्म पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा? स्पॉट्स क्लियर बन जाएंगे। इसी को टेक्निकली क्या बोला गया है? चप्स बोला गया है। लिख लीजिए रैन फॉल ऑन, ऐसा लिख लीजिए रैन ड्यू टू रैन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक्स, ड्यू टू रैन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर लिखिए ब्लिस्टर, रैन वाटर ब्लिस्टर। नेक्स्ट डिफेक्ट है ब्लिस्टर, BLIS, ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मतलब होता है, हिंदी का मतलब होता है फफोले पड़ जाना। ठीक है, ब्लिस्टर लिखिए। नेक्स्ट डिफेक्ट देखिए क्या होता है। जैसे अगर आपको बहुत बेसिक लैंग्वेज में बात करूं मैं, एकदम बेसिक से ना, जैसे आप अगर कभी बचपन में जले होंगे तो जलने के बाद क्या होता है? अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो अंदर पूरा वेपर इकट्ठी हो जाती है, एक बबल टाइप का बन जाता है। देखा होगा सब लोगों ने, सबके लाइफ में कभी न कभी ये हुआ होगा। ठीक है, तो इसी को आप ब्लिस्टरिंग बोलते हो। ठीक है, तो अच्छा वो बताओ ब्लिस्टर क्यों क्यों हुआ? कि जलने के बाद तुरंत क्या निकलता है? वेपर निकलता है। अगर आपने वेपर निकलने की जगह नहीं दी तो वहीं वो क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। अगर आप जलने के बाद तुरंत नमक लगा लीजिए तो फिर कुछ नहीं होता है, कितना भी आप जल जाइए, थोड़ा दर्द करेगा, बट लगाने के बाद क्या होता है? वो न्यूट्रलाइज कर देता है। नमक के ऊपर पानी आएगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सही बात है क्या? यही काम वहां वो होता है। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लिस्टर्स में या फफोले में। कुल मिला के कहने का मतलब है एयर जाके उसके अंदर क्या हो गई है? इंट्रैप्ड हो गई। अगर आप उसको सुई से फोड़ दीजिए तो पूरा क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे यहाँ भी है। अगर आपने किसी भी ब्रिक्स को, अच्छा ब्रिक्स के अंदर क्या है? एल्कलीज है, सिलिका है, एल्यूमिना है, बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, इससे ब्रिक बनी है। और इस ब्रिक को आपने यूज कर लिया सीवरेज सिस्टम में। सीवरेज सिस्टम मतलब जहां से ड्रेन जा रहा है आपका। ठीक है, अब जो आपका ये सीवर होता है या जो सीवेज होता है, इसमें एक्सेस ऑफ क्या होता है? किसी को पता है? इसमें एक्सेस ऑफ होता है सल्फेट, तभी स्मेल आती है आपको, है ना, जो दुर्गंध आती है। H2S गैस वहां से रिलीज होती है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और आपको स्मेल आती है। तो जो सीवरेज सिस्टम होता है उसमें सल्फेट बहुत ज्यादा होता है, और सल्फेट में सबसे ज्यादा क्या होता है? H2S गैस वहां बहुत निकलती है, काइंड ऑफ इसी टाइम की गैसेस होती हैं। अब वहां ब्रिक्स लगा है तो क्या होगा? यही काम होगा कि ये गैसेस क्या होंगी? उस ब्रिक्स से क्या कर लेंगी? अटैक कर लेंगी और सरफेस पे क्या बना देंगी? ब्लिस्टर बना देंगी। ठीक है, या वही फफोले बना देंगे। ये लिख लीजिए इसमें, फॉर्म ड्यू टू दी इंट्रैप्ड एयर। ठीक है, ब्लिस्टिंग लिख लीजिए, फॉर्म्ड ड्यू टू एयर इंट्रैप्ड, FORMED, formed due to air entrapped during molding of bricks. ठीक है, फिर से बोल देता हूं, फॉर्म ड्यू टू एयर इंट्रैप्ड ड्यूरिंग मोल्डिंग। सेकेंड लाइन में लिख लीजिए, व्हेन ब्रिक आर यूज्ड इन सीवरेज सिस्टम, व्हेन ब्रिक आर यूज्ड इन सीवरेज सिस्टम, व्हेन ब्रिक आर यूज्ड इन सीवरेज सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लिखिए लैमिनेशन। ठीक है, लैमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट डिफेक्ट बना लीजिए, लास्ट है लैमिनेशन। ठीक है, तो लैमिनेशन भी डिफेक्ट क्या है? लैमिनेशन डिफेक्ट क्या है? आपकी ब्रिक जैसे ही बर्न करके बाहर आएगी ना, उसके चारों तरफ एक पपड़ी बन जाएगी पूरे ब्रिक की तरफ। फिर आप उसको टच करेंगे तो पपड़ी खुल के गिर जाएगी।
ठीक है, जैसे एग का सेल होता है, ठीक है, जब आप उसको बॉईल कर देते हैं तो उसके चारों तरफ पपड़ी बन जाती है, उसको टच करते हैं तो बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? उस लेयर एग के सेल और उसके बीच में एक एयर इंट्रैप्ड की लेयर बन जाती है, तभी ऐसा होता है, नहीं तो हो ही नहीं। बॉईल करते हो मतलब उसके जो एयर के मॉलिक्यूल है वो ऊपर आ जाते हैं, है ना, इसकी वजह से वो दोनों लेयर सेपरेट सेपरेट हो जाता है। ऐसे ही आप यहाँ समझिए कि अगर आपके ब्रिक में एयर कहीं से अंदर इंट्रैप्ड है तो ब्रिक के चारों तरफ क्या हो जाएगी, आएगी और क्या बनाएगी, एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेगी, जिसको आप क्या बोलते हैं, लैमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिख लीजिए। it is due to entrapped air in voids of clay. It is due to entrapped air in voids of clay. It is due to entrapped air in voids of clay which produce thin lamina, which produce thin layer on the surface of brick, which produce thin layer on the surface of the brick। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हैं, लैमिनेशन। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। इट इज ड्यू टू entrapped air, it is due to entrapped air in voids of clay which produce thin layer on the surface of brick। ठीक है, चलिए खत्म हुआ ये। अब एक नोट करके लिखिए, बर्न्ड क्ले परफोरेटेड ब्रिक्स। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसको आपको नोट कर लेना है। ये आजकल के क्वेश्चंस में ये सब आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ लिखा रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है आपको, बर्न्ड क्ले परफोरेटेड ब्रिक्स। ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। IS ये इसका कोड है। ठीक है, लिखिए इसमें बर्न्ड क्ले परफोरेटेड ब्रिक्स, IS कोड क्या है, 222। ठीक है, इसमें लिखिए नंबर 1, WAC शुड नॉट मोर देन 15%। इन सब ब्रिक्स का जो WAC है ये 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा लिखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पहला लिखिए, WAC शुड नॉट बी मोर देन 15%। WAC should not be more than 15%। सेकेंड लिखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ should not be less than 7%। should not be less than 7%। Efflorescence should not be more than 15%। Efflorescence should not be more than 15%। ठीक है, फिर लिखिए, वार्पेज शुड नॉट बी मोर देन 3%। ये कुछ भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है, वार्पेज शुड नॉट बी मोर देन 3%। ठीक है, फिर लिखिए, एरिया ऑफ ईच परफोरेशन, नेक्स्ट नंबर लिखिएगा, एरिया ऑफ ईच परफोरेशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन, एरिया ऑफ ईच परफोरेशन should not be greater than 500 mm square। Area of each perforation should not be greater than 500 mm square। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर लिखिए, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट नंबर लिखिए, बर्न्ड क्ले पेविंग ब्रिक। बर्न्ड क्ले पेविंग ब्रिक्स, इसका IS कोड लिख लीजिए, IS 3583। बर्न्ड क्ले पेविंग ब्रिक्स। ठीक है, चलिए इसमें लिखिए, WAC शुड नॉट बी मोर देन 5%। WAC should not be more than 5% and compressive strength should not be less than 40 Newton per mm square। WAC should not be, अरे ऐसे लिखिए, WAC should not be more than
5%। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखिए ध्यान से कैसे लिखते हैं, है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन व्हाट 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अच्छा, पेविंग ब्रिक्स क्या है मालूम है? कौन सी? जो आपके शोल्डर में लगती है, जो रोड के बगल जो ब्रिक्स लगती है उसकी, उसी वाले ब्रिक्स को क्या बोलते हैं? पेविंग ब्रिक्स। रोड के बगल जो ब्रिक्स है उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप गाड़ी लेके चढ़ जाएंगे, तमाम ठोकरें उस पर लग रही होती है ना, लोग चल रहे होते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, फर्स्ट क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ कितनी है? 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसकी कितनी है देखिए, देख रहे हैं कितना ज्यादा है? समझ में आई बात? दूसरी बात, जो ये पेविंग ब्रिक्स होते हैं ये बारिश में भी लगे रहते हैं, ड्रेन का पाइप भी पानी ज्यादा रहता है, अगर WAC ज्यादा हुआ तब भी दिक्कत हो जाएगा, इसलिए WAC कितना रखा गया है? 5%। बात समझ में आई? अगर कभी अगर आप फंस गए, आपको डेटा याद नहीं आता है, तो आपको ये चीज तो याद रहेगी ना कि पेविंग ब्रिक्स क्या होता है, कहाँ यूज होता है और क्या इसके सरकमटेंसेज हो सकती है। तो पेविंग ब्रिक्स के ऊपर आप गाड़ी भी चढ़ा दोगे, बुलेट लेके चढ़ गए शोल्डर के ऊपर, तो अगर इसकी 40 नहीं होगी तो वो तो टूट जाएगा। ऐसा नहीं होता जबकि जनरली, ठीक है। तो जो पेविंग ब्रिक्स होती है उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है? 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। उसके बाद मैंने क्या बोला? WAC भी 5% तक लिमिटेड रहना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर लिखिए और लास्ट, दैट इज दी बर्न क्ले होलो ब्रिक्स। बर्न क्ले होलो ब्रिक्स, इसमें लिखिए इट इज यूज्ड फॉर कैविटी ब्लॉक्स। देखिए इट इज यूज्ड फॉर कैविटी ब्रिक वॉल, ऐसा लिख लीजिए, इट इज यूज्ड फॉर कैविटी ब्रिक वॉल, it is used for cavity brick wall as partition wall, it is used for cavity brick wall as a partition wall। चलिए देखिए कुछ कुछ वर्ड से आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, जैसे पार्टीशन वॉल आ गया, अगर पार्टीशन वॉल आ गया तो क्या इसमें कभी लोड की रिक्वायरमेंट रहेगी क्या? कभी भी लोड की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो इसमें सबसे मिनिमम क्लास भी आप यूज कर लेंगे तब भी क्या होगा? चलेगा ये, ठीक है। तो IS कोड ने मिनिमम क्लास कितना डिसाइड किया है? देखिए सब लोग, अरे नहीं बता, देख के देखिए, IS 1077 ने मिनिमम कितना डिसाइड किया है? शुरू में बताया था ना, सभी लोग कॉपी खोलिए। IS 1077 ने कितना मिनिमम डिसाइड किया है? 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बस लिख लीजिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड बी 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर हुआ? क्यों? पूरा रीजन बता दिया क्यों ऐसा किया है, क्योंकि इसको कहाँ यूज कर रहे हो आप? पार्टीशन वॉल में, और पार्टीशन वॉल में तो स्ट्रेंथ की क्या होती है? रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना रख दिया इसका? 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट लिख लीजिए WAC वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 20%। क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो ब्रिक चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। अब हम यहाँ बात करते हैं, हाँ क्या चीज? सीमेंट क्या? कौन सी ब्रिक? फ्लाई ब्रिक्स की बात कर रहे हो? फ्लाई ब्रिक्स के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, मतलब एग्जाम रिलेटेड अभी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बहुत चीजें बता सकता हूँ, ठीक है, अभी एग्जाम के रिलेटेड अभी कोई ऐसी जानकारी उसकी नहीं है। अगर आप फ्लाई एश ब्रिक चाहते हैं तो इसका IS कोड आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आप फ्लाई एश की जानकारी निकालना चाहते हैं तो फ्लाई एश ब्रिक का आप क्या पढ़ लीजिए? IS कोड, जो कि गूगल पे अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अगर जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, अभी अभी मेरे पास में नहीं है। हाँ जी। नहीं, ये अभी नहीं है, अब के जमाने में ये वैलिड नहीं है, ठीक है। अभी के क्वेश्चन देखिए आप, 22-23 तो बताया तो था ना मैंने, 12 से लेके कहाँ तक? 15%, और 15 से लेके कहाँ तक? 20%, और वही, हाँ मतलब 16 लीजिए, और अप टू कितना? 20%। इसी से ही क्वेश्चन सही होगा। बताइए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? इसी से सही होगा, देख लीजिए, चाहे वो क्वेश्चन लाइए इसी के बीच का होगा। हाँ, ACC ब्लॉक का, हाँ ACC ब्लॉक का डिफर होगा। हाँ अच्छा, SSC में आया था 22%। हाँ 25 ही होता है वो,
तो 25 तक। अब क्वेश्चन लाना मैं बताऊंगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं बताऊंगा। ये मैंने किसका, ये डेटा कहाँ का है, ये IAS कोड का डेटा है, ठीक है, ये कहाँ का है, IAS कोड का डेटा है, और इसी से क्वेश्चन लगभग लगभग सही हो जाते हैं। बहुत पहले क्या था, तुम्हारा क्वेश्चन पता है कब का है, ये अभी का नहीं है, नाउडेज ऐसा नहीं आ रहा है। मैंने अगर 2-3 साल का पेपर देखोगे तो ऐसे नहीं जंप कर रहे हैं, ये बहुत पहले जमाने का क्वेश्चन है, आज से 3-4 साल 5 साल पहले ऐसा पूछता था, है ना, 16 का है ना, अब नहीं आता, अब क्वेश्चन मॉडिफाई हो गया है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, वही तो बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, कुछ भी पूछ लेगा। अब आपको IAS कोड वाले डेटा पूछ रहे हैं, दिस वन, ठीक है, ये आपके पास में एकदम रिलेवेंट डेटा है, आप इसी को याद करके जाइए, ठीक है। रिफैक्ट्री ब्रिक आपको समझ में आ जाएगा। रिफैक्ट्री ब्रिक, रिफैक्ट्री का वर्ड मतलब क्या होता है, देखिए इन्होंने बोल दिया तो मैं लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए रिफैक्ट्री ब्रिक। हालांकि मैं आपको इतनी बार ये पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए रिफैक्ट्री ब्रिक, उसी के नीचे का जगह खाली हो तो लिख लीजिए, नहीं कोई बात नहीं है। रिफैक्ट्री का मतलब क्या होता है, रिफैक्ट्री का मतलब होता है जो किसके लिए बने। रिफैक्ट्री वर्ड मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। देखिए रिफैक्ट्री का मतलब होता है कि जो आप बना रहे हो किसके लिए, हाई टेम्परेचर के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं आप, हाई टेम्परेचर के लिए बात है। तो रिफैक्ट्री ब्रिक्स मतलब आप ऐसी ब्रिक्स बना रहे हैं जिसका टेम्परेचर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, ऐसी ब्रिक का यूज कहाँ कहाँ करेंगे हम, हाँ यस, फर्नेस में यूज कर लेंगे, भट्टियों में यूज कर लेंगे। तो ऐसी ब्रिक का जो हाई टेम्परेचर होता है और अप टू कितना होता है, 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलता है। कितना होता है, 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ये भी बहुत ज्यादा होता है, दैट इज दी 35 न्यूटन पर mm²। नोट कर लीजिए ये। हालांकि ये जानकारी रिफैक्ट्री अभी मैं बताता तो उसी से आप निकाल लेते। ऐसा पूछेगा कि बताओ फर्नेस में किस टाइप की आप यूज कर सकते हैं, तो आप क्या बना सकते हैं इसको, रिफैक्ट्री ब्रिक। ये तो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते सिखा देता, फर्नेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और किसी का डाउट हो तो प्लीज पूछिए। आप ऐसे डाउट पूछेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा, ठीक है। रिफैक्ट्री ब्रिक बता दिया है ना, और क्या अभी जो मतलब मैं वो बता रहा हूँ जो अभी नाउ डेज, ये जो TCS का पैटर्न है, ठीक है, सब चीज में पढ़ाने लग जाऊंगा तो बहुत हो जाएगा। अभी देखो कुछ क्वेश्चन को उन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है, वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे ये अभी मैंने लिखवाया आपको, बर्न क्ले ब्रिक के बारे में पूछ रहे हैं, पेविंग ब्रिक्स के बारे में पूछ रहे हैं, हॉलो ब्रिक्स के बारे में पूछ रहे हैं। अब वो वाला ब्रिक्स फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास अब पूछते भी नहीं है, ठीक है, अब ये वाले ब्रिक्स पूछ रहे हैं, तो ये मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। चलिए, अब ये सब तो नितेश जी इतना डिटेल जानकारी तो मुझे भी नहीं है, ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर, अब आप डाल दीजिए सीमेंट नंबर। अब अल्ट्रा रेडिएशन ब्रिक में कौन सी ब्रिक यूज करेंगे, अब ये मुझे कैसे पता होगा, ये मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको जानकारी चाहिए तो मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर डालिए सीमेंट, ठीक है। हाँ जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ बस हो गया, तो कितना टाइम हुआ अभी, एक एक घंटे पे आज ब्रेक ब्रेक दिया, इसीलिए हर 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 एक एक घंटे ब्रेक दे रहा था, ठीक है। चलिए, पढ़ते नहीं है, समझ लेते हैं, लिखते नहीं है कुछ, ठीक है। 10-15 मिनट सुन लो आप लोग, लिखने का काम मत करो, ठीक है। डन, ठीक है। ठीक है, क्या जनता क्या चाहती है इधर, इधर क्या चाहते हैं बताइए आप लोग। 15% है प्रसाद जी, 15% है ना। क्या क्या चाहते हैं इधर, पूजा आगे कंटिन्यू किया जाए, लिखना है, पढ़ना है, क्या करना है बताइए, उसी हिसाब से बताइए जानकारी आप लोग। ठीक है, रुकिए, इन यहाँ पोल करा लें, क्या दिक्कत है। बताइए सब लोग, बताइए क्या है। चलिए, ये मैंने पोल डिसाइड किया है, बता दीजिए क्या सीन है। चलिए बताइए।
पोल डिसाइड कर दिया, बता दीजिए क्या क्या चाहते हैं, ठीक है। देखिए लोग बोल रहे हैं एंड करें, 8 लोग हो गए हैं, सुनना है 2, जाना है 4, पढ़ना है 6, ठीक है। टाइम ओवर हो गया, कोई बात नहीं। चलिए थोड़ा सा सुन लेते हैं, लिखने का काम नहीं करते हैं। चलिए देखिए इधर 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 देखिए, थोड़ी देर बैठिए सुनिए। अच्छा चलो रिवीजन करा देते हैं, रिवीजन तो कर सकते हो ना, रिवीजन तो कर लें। चलिए देखिए रिवीजन करते हैं, ब्रिक्स का फुल रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। जितना हमने पढ़ा है पूरा रिवीजन करा देते हैं एक ही पेज में, ठीक है। ब्रिक्स का पूरा रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। कॉपी से रिवीजन करना है कि इधर बोर्ड वाला रिवीजन करना है? चलिए बोर्ड वाला रिवीजन करना है, कॉपी वाला रिवीजन करना है, बताइए आप ये भी। चलो बोर्ड वाला रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। ओके देखिए, अगर आप ब्रिक को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इसका कंपोजिशन देखेंगे। और कंपोजिशन में क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे सिलिका, सिलिका के बाद क्या देखेंगे, एल्यूमिना, एल्यूमिना के बाद लाइम, और लाइम के बाद क्या देखेंगे, आयरन ऑक्साइड, फिर मैग्नीज ऑक्साइड, फिर उसके बाद क्या देख लेंगे, एल्कलीस, ठीक है। अब इसको भी याद करना है आपको, अभी तक ये नहीं याद करते थे। अब ये कितना है 52 60%, ये कितना है 22 30%, ये है अप टू 10%, ठीक है। और ये कितना है 5 to 6%, ये लेस देन 1%, और ये लेस देन 10%। ये हो गया आपके पास में। अच्छा सिलिका क्या करता है, स्ट्रेंथ का काम, और किसका काम करता है, शेप एंड साइज, और साथ में किसका, कोहेजन का काम करता है। एक्सेस कर देंगे तो क्या क्या हो जाएगा, ये ब्रिटल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ से, वीक हो जाएगा, ठीक है। एल्यूमिना किसका काम करता है, प्लास्टिसिटी, रुको पेन चेंज करता हूँ, ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। एल्यूमिना क्या किसका काम करता है, प्लास्टिसिटी का, ठीक है। ज्यादा कर देंगे तो क्या क्या हो जाएगा, क्रैक आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, वार्प हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लाइम क्या करता है, बर्निंग का काम करता है, किसका काम करता है, बर्निंग का। ज्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। आयरन, आयरन ऑक्साइड क्या करता है, रेड कलर देता है, क्या करता है, रेड कलर दे देगा। ज्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगी। मैग्नीज ऑक्साइड क्या करता है, येलो कलर देता है, लेकिन ज्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिके ऑफ द ब्रिक हो जाएगा। एल्कलीस कुछ नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल इफेक्ट देता है, दैट इज द एफ्लोरेसेंस, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। फिर आप बात करते हैं किसकी, मैन्युफैक्चरिंग की, है ना। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, देखिए ध्यान से सब लोग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक्स, है ना। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक्स देखेंगे तो ये 4 टाइप्स में है। कौन कौन सा है, प्रिपरेशन ऑफ द क्ले, है ना, क्या है प्रिपरेशन, नोट्स भी खोलते रहिए, इधर भी देखते रहिए, दोनों काम करते रहिए। प्रिपरेशन ऑफ दी क्ले, ठीक है। ऐसे टाइम पे आप नोट्स भी अपने सामने रखिए, तो सुनते भी रहिए, देखते भी रहिए, और नोट्स भी पलटते रहिए। प्रिपरेशन ऑफ क्ले, फिर क्या है, आप आपके पास में मोल्डिंग, मोल्डिंग के बाद क्या है आपके पास में, ड्राइंग, ड्राइंग के बाद क्या है आपके पास में, बर्निंग, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, प्रिपरेशन ऑफ क्ले में पहला देखोगे तो क्या है, अनसॉइलिंग, और अनसॉइलिंग कितने का है, 200 mm या 20 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है, डिगिंग है, और डिगिंग में आप हम्प बनाओगे कितने का, 600 से लेके 1200 mm का। इसके बाद क्या है आपके पास में, क्लीनिंग, क्लीनिंग के बाद वेदरिंग, वेदरिंग के बाद ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग के बाद टेम्परिंग। टेम्परिंग में 2 चीजें हैं, कौन कौन सी है, एक आपके पास में किनीडिंग है, और दूसरा आपके पास में क्या है, पगिंग है, ठीक है। उसके बाद अगर आप मोल्डिंग में देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, 8 to 12% क्या करना है, मोर आपको रखना है। ड्राइंग में रखेंगे तो 3% क्या करना है, रिड्यूस करना है। बर्निंग में देखेंगे तो इसमें आपको 3 चीज करनी है, कौन कौन सा करना है, एक डिहाइड्रेशन, एक ऑक्सीडेशन, और एक वेट्रिफिकेशन। डिहाइड्रेशन का टेम्परेचर रेंज कितना है, 1400 to 1600, और इसका कितना है 1600 to 900, और ये कितना है 900 to 1200, ठीक है। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, फेरस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक में, और साथ में कार्बन और सल्फर भी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। वेट्रिफिकेशन में क्या होता है, रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से बन जाता है, क्या हो जाता है, रेड ग्लॉसी लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से बन जाता है। मेथड्स, मेथड्स देख लो यहीं से। अगर आप मेथड्स की बात करोगे तो एक क्या है आपके पास में, क्लैंप है। तो क्लैंप में क्या क्या ध्यान रखना है कि इसकी 60% क्या है, क्वालिटी है, और 2 से 3 मीटर हाइट है, और 10 डिग्री क्या है इसका, इंक्लिनेशन है। इसके बाद अगर आप क्लीन में ध्यान रखेंगे, क्लीन के बारे में ध्यान रखें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये रुकना एक सेकंड।
हाँ जी, अगर आप क्लीन के बारे में ध्यान रखेंगे तो ये दो चीजें हैं, कौन कौन सी, एक इंटरमिटेंट और दूसरा कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इंटरमिटेंट की भी दो पार्ट है, कौन सा, एक अप ड्रॉट और एक डाउन ड्रॉट, और कॉन्टिन्यूअस में भी तीन पार्ट हैं, कौन कौन सा, हाफ मैन है और क्या है, बुल ट्रेंच है, और ध्यान से क्या है, टनल है। यहाँ तक ये बात हो गई। इसके बाद फिर आपने देखा जस्ट इसके बाद देखा टेस्ट ऑन दी ब्रेक, है ना। रुकिए इस पर क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन करा देता हूँ, है ना। क्लासिफिकेशन जब आपने देखा, ध्यान से देखिए सब लोग, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको शॉर्ट नोट्स भी ऐसे ही प्रिपेयर करने हैं। क्लासिफिकेशन जब देखेंगे तो पहला क्लासिफिकेशन देखा फील्ड प्रैक्टिस से, है ना। तो फील्ड प्रैक्टिस से जब आप क्लासिफिकेशन देखते हो तो ये तीन टाइप का है, कौन कौन सा है, एक फर्स्ट क्लास का, एक सेकेंड क्लास का और एक थर्ड क्लास का, और एक और भी है जिसको आप क्या बोलते हो, फोर्थ क्लास का ब्रिक यहाँ से बोलते हो। तो जब आप देखते हो फर्स्ट क्लास की ब्रिक में तो यहाँ दो बातें ध्यान रखनी है, वाटर कंटेंट कितना 12 to 15 और 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सेकेंड क्लास में कितना हो जाएगा 16 to 20 और कितना हो जाएगा 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अप टू 25%। ठीक है, फोर्थ क्लास का यूज करते हैं कहाँ करने के लिए, फिलिंग वर्क करने के लिए यूज करते हैं। सेकेंड नंबर क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, स्ट्रेंथ, है ना। अगर आप स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखेंगे तो कौन सा कोड है, IS 1077, जिसकी 35 से लेके 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक की रेंज अवेलेबल है। थर्ड नंबर क्या है आपके पास में, मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं ना। तो मैन्युफैक्चरिंग कितने हैं, दो टाइप से, एक हैंडमेड और एक मशीन मेड। फोर्थ नंबर कौन सा था फिर, फिनिश के हिसाब से, जो मुझे याद आ रहा है, फिनिश के हिसाब से दो हैं, कौन कौन सा, सैंड और रूसी फिनिश, ठीक है। और फिर फिफ्थ नंबर बर्निंग के हिसाब से, बर्निंग के हिसाब से कौन थे, तीन टाइप के थे, ये आया था एग्जाम में, एक आपके पास में पेल टाइप, और एक कैसा हो गया बॉडी टाइप, और एक कैसा हो गया आर्च टाइप। अच्छा, पेल टाइप क्या है, अनबर्न्ड है, क्या है ये, अनबर्न्ड है। बॉडी कैसा है, वेल बर्न्ड है। और आर्च कैसा है, ओवरबर्न्ड है। बाकी ऐसा कुछ तो होगा। और 6 नंबर क्या है, टाइप के हिसाब से। तो टाइप के हिसाब से कितने थे, 4 टाइप के थे। पहला कौन सा था, सॉलिड। दूसरा नंबर कौन सा था, परफोरेटेड। और फिर कौन सा था आपके पास में, हॉलो। और लास्ट नंबर कौन सा था आपके पास में, सेलुलर ब्रिक्स। ठीक है, बाकी सब में देखो, अगर इसकी सॉलिड की बात करूँ, शुड नॉट एक्सीड 25%, है ना। और ये भी शुड नॉट एक्सीड कितना 20, अच्छा ये मे एक्सीड, ये मे एक्सीड 25%, ये मे एक्सीड 25%, ये मे एक्सीड 20%। ये सब सारी बातें मैंने आपको यहाँ से बता रखा है। क्लासिफिकेशन के बाद फिर अगर आप देखेंगे तो इसके बाद क्या बताया था आपको, टेस्ट बताया था। ठीक है, ध्यान समझिए, पेन चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर मैंने आपको टेस्ट बताया था इसमें, है ना, जब आप टेस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहला टेस्ट कौन सा है इसमें, डायमेंशन टेस्ट। देखिए कैसे इसको आप शॉर्ट नोट कैसे बनाएंगे। डायमेंशन टेस्ट कितना है, देखिए ध्यान से, 1077। कितना, लेंथ में कितना है, प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर, विड्थ में कितना है, प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर, और हाइट में कितना है, प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर। सेकेंड टेस्ट क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। IS कोड कौन सा, 3495। सिर्फ इतना 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 ध्यान रखिए। उसके बाद इसमें क्या है आपके पास में 14, रुको पेन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, और रिजल्ट कितना है 20%। फिर थर्ड नंबर क्या है आपके पास में, वारपेज टेस्ट। वारपेज टेस्ट में क्या यूज करते हैं, स्टील प्लेट, और कितने एमएम का ग्रेजुएशन है, @0.5 mm। क्या निकाल के देता है, दो चीज, कौन कौन सा, एक तो कॉनकेव, दूसरा क्या चीज, कॉन्वेक्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर क्या है बताइए, थर्ड नंबर क्या है, अच्छा इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये आता है, जो आता है उसको जबरदस्ती नहीं लिखेंगे। थर्ड नंबर था आपके पास में एफ्लोरेसेंस। ठीक है, अगर एफ्लोरेसेंस की बात करेंगे तो इसमें 3-4 डेटा आपको ध्यान से लिखना है, कौन कौन सा। पहला तो इसकी साइज कितना है, 150x150 का, और इसमें 25 mm का क्या है, वाटर लेवल। और एक पहला क्या है 0%, 0 से 10%, 10 to 50, कहाँ चला गया, रुकिए एक सेकेंड, है ना। 0%, 0 से 10, 10 to 50% और ग्रेटर देन 50%, और फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीट ब्रिक। 0% को क्या बोलते हैं, बेसिकली नील, और 0 से 10 को स्लाइड, 10 to को क्या बोलेंगे आप यहाँ से, मॉडरेट, मॉडरेट के बाद हैवी, हैवी के बाद क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। ये हो गया। इसके बाद क्या बताया मैंने आपको, डिफेक्ट बताया। क्या बताया, डिफेक्ट बताया, यस या नो। डिफेक्ट की जो जानकारी है वो देखो, सबसे पहले क्या है,
ओवरबर्न, सेकंड नंबर क्या है अंडरबर्न, थर्ड नंबर क्या है बताओ ब्लोटिंग। ब्लोटिंग किसकी वजह से होता है? देखो कैसे लिखेंगे इसको, ब्लोटिंग ऐसे दो बना लेंगे, किसकी वजह से? कार्बन कंटेंट और सल्फर कंटेंट। फोर्थ नंबर ब्लोटिंग के बाद क्या है आपके पास में ब्लैक कोर। यस, तो ब्लैक कोर और आगे क्या लिख देंगे एट द रेट बिटुमिन। ये उनको बता रहा है जिनको नहीं बनाना आता है शॉर्ट नोट। तो ब्लैक कोर एट द रेट बिटुमिन याद आ जाएगा कि बिटुमिन की वजह से होता है। फिफ्थ नंबर क्या है आपके पास में बताइए? ब्लिस्टर्स। यस, तो ब्लिस्टर्स है, इसके आगे कैसे लिखेंगे? एट द रेट क्या लिखेंगे? एयर इंट्रैप्ड, है ना, और एट द रेट क्या क्या लगा देंगे? सीवेज। तो इसका मतलब ये सीवेज की वजह से कहाँ जो एयर इंट्रैप्ड हुआ है। सेवंथ नंबर क्या हो गया? चप्स, है ना, तो चप्स के आगे एट द रेट क्या लगा देंगे? रेनफॉल, तो यहाँ से याद आ जाएगा। फिर 9 नंबर क्या बताया था आपको? लैमिनेशन, और लैमिनेशन के आगे एट द रेट लगा देंगे क्या? एयर वाइट्स, और एट द रेट लगा देंगे थिन लेयर। तो समझ जाएगा कि थिन लेयर की क्या बन जाती है, ये खत्म हो गया। इसके बाद कुछ आपको क्या बताया था? नोट बताए थे, ठीक है। जैसे क्या बताया था? परफोरेटेड ब्रिक्स, है ना, परफोरेटेड ब्रिक्स कौन सा? IS 120 सॉरी 222, है ना। अब इसका देख लीजिए WAC किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, सारी बातें बना लीजिए। तो एक ही पेज में आपने पूरा क्या बना लिया? ब्रिक बना लिया। ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करना होता है, ज्यादा पेज नहीं खर्चा करना है, छोटे छोटे लिखिए, ठीक है, ताकि सारे एक ही पेज में आ जाए। नहीं अगर आपको समझ में आता तो पहले सारे 4 बॉक्स में बाइफरकेट कर दीजिए। देखिए तरीका बता देता हूँ, जैसे जिसको नहीं समझ में आता है, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आता है वो कैसे करे? एक ईडी वाला जो ड्राइंग पेज आता है ना, पता है ना सबको, वो ईडी वाला ड्राइंग पेज खरीद के लाओ, ठीक है, या आपके पास में A4 पेपर ले लो, मत जाओ ईडी का खरीदने। उसको ऐसे 4-5 पार्ट में से डिवाइड कर दो। यहाँ मैं ये लिखूंगा, पेंसिल से कर लो पहले, यहाँ मैं ये लिखूंगा, यहाँ मैं ये लिखूंगा, और इतने जगह में मैं ये लिखूंगा, पहले ये डिसाइड कर लो। और हो सके कोशिश ऐसी करो कि 1 से 2 पेज में आगे और पीछे में पूरा आ जाए, ताकि एक ही बार में मैं उठाऊं पूरा ब्रेक खत्म हो जाए। ऐसा नहीं कि नोट्स बनाया 20 पन्ने का, शॉर्ट नोट्स बना दिया 15 पन्ने का, तो क्या मतलब नहीं निकल रहा है? 5 पन्ने बचा के तुमने क्या ही किया, उसको भी 20 नोट्स का बना देते, ठीक है। तो 1 से 2 पेज में पूरी पूरी जानकारी आपको एकदम छोटी छोटी लिखनी है, ताकि उसको आप क्या करें, एक ही बार में पढ़ लें लाइक दिस, ठीक है। जितनी शॉर्ट जानकारी लिखेंगे, अच्छा, हर एक शॉर्ट नोट्स के बाद आप एक जो 40 रुपए का आता ना स्टिकी नोट्स, उसको भी लगाएं। क्यों? क्योंकि जब आप ब्रिक का PYQ सॉल्व करेंगे, है ना, जरूरी नहीं है कि मैंने जितना पढ़ा दिया वो सारा आपको हो गया। मैं ऐसा बोलता हूँ कि 80 to 90% कवर हो जाएगा, लेकिन उस वक्त भी कुछ आपको MCQ जैसे अतरंगे MCQs मिलेंगे, उसको भी आपको क्या करेंगे, उसी वाले जो आपने खरीदा है 40 रुपए का, वो अच्छा खासा बहुत स्पेस होती है, उसमें आप लिख के, उसमें यहाँ ग्लू लगा होता है, यहाँ सारी जानकारी लिख के इसी वाले शॉर्ट नोट्स में उसको क्या करेंगे, लगा देंगे। तो हमेशा आपको नोट्स हफ्ते में एक बार पढ़ना है, और शॉर्ट नोट्स को डेली पढ़ना है, तभी काम होगा, आगे नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। पूरे नोट्स नहीं पढ़ पाओगे। जैसे मान लो अगर बिल्डिंग मटेरियल पढ़ने में 10 दिन का गैप हो गया, किसी तरीके से आप शादी में चले गए, तो कोई एक संडे निकालो, उसमें पूरी नोट्स पढ़ लो, फिर अगले मंडे क्या पढ़ लो, शॉर्ट नोट्स, अगले ट्यूसडे क्या पढ़ो, शॉर्ट नोट्स, अगले वेडनेसडे शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अगर सब्जेक्ट में ज्यादा गैप हो जाएगा तब भी शॉर्ट नोट्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, समझ ही नहीं आएगा कि यार ये सर ने क्या बताया था, आर्क क्या बताया था, समझ गया। तो शॉर्ट नोट्स पढ़ने से पहले आप क्या चीज पढ़िए, फुल नोट्स पढ़िए, देन आफ्टर आगे प्रोसीड करिए। तो जितने मेरे एंड से जानकारी थी वो मैंने यहाँ से दे दी है। अब आप लोग भाग जाइए अगर भागने का मन कर रहा है आपका तो, ठीक है। कल मिलते हैं, कल पढ़ते हैं, ठीक है। तो कल हम सीमेंट पढ़ेंगे पूरा, ठीक ठाक, क्लियर, सबको समझ में आ गया कैसे करेंगे? यस या नो? समझ में आया? शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका पता चल गया? शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका पता चला, पढ़ाई कैसे करेंगे थोड़ा उसके बारे में जानकारी हुई, कैसे कंपटीशन को ब्रेक करना है, ऐसे ही ब्रेक करना है। नहीं सब लोग जान जाएंगे, तुम्हें बताएंगे नहीं, ठीक है, कि कैसे करना है। सब चुपके कर लेंगे, तुमको बताएंगे ही नहीं, तो इसलिए मैंने सार्वजनिक कर दिया कि सभी लोग को पता लग जाए, ठीक है। सर BMC JEE के लिए डिग्री अलाउड है, पता नहीं, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। जितनी जानकारी आपको उतनी जानकारी मुझे भी है, तो अक्षय जी ये आपको पता लगाना पड़ेगा, ठीक है, BMC JEE के लिए डिग्री अलाउड है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं कल, फिर कल सीमेंट स्टार्ट करते हैं, आज नहीं स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि सबकी फरमाइश यही है कि कल पढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, यस या नो? प्रसाद जी समझ में आ गया कैसे करना है? SSC JEE वाले खास तौर से ये करें, ठीक है।